बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर अब्दुल्ला अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे आज डिफरेंट बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियां। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है डायरिया। तो डायरिया में क्या होता है कि विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम स्टार्ट लेते हैं। तो लेट्स मूव। डायरिया में जो है वो बार बार पतले या पानी वाले जो है वो पखाने आते हैं। अब इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? इसका मतलब ये होगा कि इस हाल में या डायरिया में ये एक ऐसी हालत है जिसमें बार बार पतले या पानी वाले जो है वो पखाने आते हैं। जैसे आपने कोई चटपटा खाना खाया और फिर बार बार जो है ना आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, तो यही जो है वो डायरिया होता है। तो इसमें होता है क्या है कि डायरिया जिस समय पानी की कमी का सबब बन सकता है। जाहिर है जब बार बार पानी वाले पखाने आ रहे हैं तो फिर पानी की कमी का सबब होगा। तो खासतौर पर ये बच्चों और बुजुर्गों में होता है। इसमें साइंस और सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको साइंस और सिम्टम्स ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट, जो सिम्टम्स होते हैं ना वो जो है वो मरीज खुद महसूस करता है और बताता है। जो मरीज खुद महसूस करे, बताया जैसे उसको दर्द हो रही है तो वो कहाँ पर हो रही है, और वो ये चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन पेशेंट जो है या मरीज जो है वो महसूस कर सकता है इसको, सिम्टम्स को। लेकिन जो साइंस होती हैं, साइंस में कहते हैं निशानियां, जो डॉक्टर देखता है या नापता है उसको कहते हैं साइंस। साइंस वो जो डॉक्टर देख के बता सकता है कि ये आपको साइंस है, और सिम्टम्स वो है जो खुद जो है वो मरीज महसूस करता है, लेकिन साइंस जो है वो मरीज महसूस नहीं कर सकता। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं कि बार बार पतले या पानी वाले पखाने, वो जाहिर है डायरिया कहती है इसको, ये भी अलामत है उसकी। पेट में दर्द होना। अब फ्रेंड ये जो पेट में दर्द है ना, ये बेसिकली क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइन है बेसिकली उसके जो मसल्स हैं वो जोर जोर से कॉन्ट्रेक्शन हो रहे हैं, सुकड़ रहे हैं, ताकि जरासीम या कोई नुकसानदार जो चटपटा आपने खाना खाया उसमें जो नुकसानदार मादा था, अब उसको जिसम ये कहता है कि तेजी से जो है ना वो बाहर निकाल सके। क्योंकि आंतों में जो हमारी इंटेस्टाइन है उसमें मौजूद बैक्टीरिया गैर हजमशुदा जो खराब है उसको तोड़ते हुए फिर गैसेस बनती हैं। अब गैसेस की वजह से क्या होता है स्टूडेंट, उसकी वजह से पेट का फूलना हो जाता है जिसे ब्लोटिंग कहते हैं। और पानी की कमी, जाहिर है जब बार बार पानी लॉस हो रहा है तो पानी की कमी हो जाएगी, यानी प्यास। जाहिर है पानी की कमी होगी तो फिर जो है वो प्यास लगेगी, और मुंह का खुश्क होना ये भी पानी की प्यास की वजह से होता है। और फिर गहरा पेशाब आना, क्योंकि पेशाब सारे का सारा जो पानी है वो सारे का सारा जो है वो आपको पकाने के रास्ते से सारा ज़ाया हो रहा है, और पेशाब जब आपका गहरा हो सकता है। और इसके बारे में इसकी काजिज जो इसके असबाब हैं उसके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, तो असबाब में कह रहा है कि बैक्टीरियल, वायरल या पैरासिटिक इन्फेक्शन। अक्सर जो है वो इन्फेक्शन वगैरह की वजह से ये होता है डायरिया। अब इसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन बेसिकली जरासीम होते हैं जो आंतों को, जो हमारे इंटेस्टाइन है उसको नुकसान दे जाते हैं। अब पानी जज़ब नहीं होता। अब खाने की वजह से जब पानी खाने में जो पानी हम पीते हैं वो पानी जज़ब तो हो नहीं रहा, तो वो सारे का सारा जो है वो हमारे पकाने के थ्रू सारे का सारा ज़ाया हो जाता है। और इसकी वजह से इसके बाद कह रहे हैं कि खाने की एलर्जी। अब कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको डिफरेंट जो स्पेसिफिक खाने होते हैं उसकी वजह से एलर्जी होती है, जिसकी वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो समझ लेता है कि ये कोई बाहर वाली जो चीज है या ये, अब उसकी वजह से इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिव हो जाता है और हिस्टामाइन जैसे केमिकल्स को रिलीज करता है, और वाटर और स्वेलिंग जो है वो होती है। अब इसकी वजह से भी जो है वो डायरिया हो सकता है। और उसके बाद कह रहा है कि जहनी दबाव या तनाव। अब स्टूडेंट जहनी दबाव या तनाव की वजह से जो है वो हमारा ब्रेन जो है वो एक्टिव होता है, और हमारा ब्रेन क्या करता है, वो हमारी इंटेस्टाइन को जो है उसकी मूवमेंट को एक्टिव करता है, जिसकी वजह से पानी का जो इंतजाम है, जो पानी का जज़ब है वो कम हो जाता है, और पानी जो है वो पकाने के रास्ते में ज़ाया हो रहा होता है। और यानी और उसके बाद कह रहे हैं कि बाद अद्वियात यानी मसलन एंटीबायोटिक्स वगैरह। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, ये अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं उनको खत्म कर देते हैं, और नुकसानदेह बैक्टीरिया बढ़ते हैं। नुकसानदेह बैक्टीरिया की वजह से जो है वो पानी आता है, और उसकी वजह से आपको डायरिया हो सकता है। ये तो हो गए इसके असबाब। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या क्या आ जाता है। यानी कि हमने साइन और सिम्टम देख लिए, और उसके बाद असबाब देख लिए वो कौन कौन से हैं, और इसके बाद हम इसकी ट्रीटमेंट को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स इसमें जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसका नहीं है। बाकी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इसको अच्छे से देखना है कि इसके में भी ये पूछा जा सकता है डायरिया और कॉन्स्टिपेशन का जो डिफरेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। मैं यहाँ पर आपको लिख भी देता हूँ कि डायरिया और जो कॉन्स्टिपेशन है उसके बारे में पूछा जा सकता है। वो आपने ये बताना कि ये बार बार खाने आते हैं इसमें डायरिया में, और कब्ज जो है ऐसी कैफियत होता है जिसमें फुजला जो है वो वक्फों से जिस्म से खारिज नहीं हो रहा होता। वो आगे हम देख भी लेते हैं। और इसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी कोई से दो सिम्टम्स लिखेंगे। आपने जो साइन सिम्टम्स हैं ये आपने देख लेना है। एक तो ये जो ऊपर आपको दिखाया गया जो डिफाइन में भी है वो, और उसके बाद जो है ना एक दो आपने और लाजमी याद रखने हैं। ये आपको बहुत बड़े शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि कसरत से फ्लूइड दिए जाते हैं पेशेंट को, ताकि उसकी जो वाटर की कमी होगी बॉडी में वो पूरी हो सके। और उसमें ORS दिया, इसको देखेंगे तो स्टैंड फॉर ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इसमें बेसिकली वाटर होता है, क्या होते हैं, विटामिन वगैरह होते हैं जो उसके इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह पूरे किए जाते हैं। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि, और इसके बाद इसको हल्की गाजर की इंटेस्टाइन है उसमें जख्म आप समझ लेंगे वो बार बार कॉन्टेक्ट होने की वजह से उसमें जो है वो पेन वगैरह होती है या पेट में दर्द होता है, उसकी वजह से ना सॉफ्ट डाइट दी जाती है जो कि जिसको हजम होने में इतना मुश्किल ना हो। और उसके बाद जो है ना वो हाल कुछ यानी कि एंटी डायरियल जो टैबलेट्स वगैरह दी जाती हैं, मेडिसिन दी जाती है, या फिर एंटीबायोटिक्स अगर वो बैक्टीरियल वगैरह का इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना हम दीगर दवाई भी चांस होते हैं दे सकते हैं। अगर वो पेशेंट बहुत ज्यादा वीक हो चुका है तो हम उसको थोड़ी सी मेडिसिन वगैरह दे सकते हैं। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसकी प्रिवेंशन क्या है, इसकी जो है वो हम देख लेते हैं कि इसका बचाव हम कैसे कर सकते हैं, कि कैसे हम, एक तो यह है ना कि अगर हमारे पास डिजीज आ गया और उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है।
अब ट्रीटमेंट से पहले ही यानी कि अपने आप को बचाव किस तरह से करना है कि हमें डायरिया हो ही ना, वो कैसे हो सकता है? अगर बाकायदगी से आपने हाथ धोना है, यानी कि आपको कोई भी जो बैक्टीरियल वायरल आपके हाथों में है, अगर आप खाना खाने लगे हैं या वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद जब हम बाहर आते हैं तो अपने अपने जो हाथ हैं वो अपने साबुन के साथ जो है अच्छे से वॉश करना है, ताकि बैक्टीरिया वगैरह जो अगर कोई है तो वो रिमूव हो सके। और उसके बाद जो है ना वो अपने आलूदा खुराक से परहेज करना है कि आलूदा खुराक आपने नहीं खानी, या पानी है तो वो आपने फिल्टर पानी पीना, पानी के अंदर कोई भी कंटेमिनेटेड चीज नहीं होनी चाहिए। और तनाव से बचाओ, यानी कि अगर आपने कोई जहनी दबाव है तो उससे भी परहेज करना है, क्योंकि उसकी वजह से भी हमारे पास डायरिया हो सकता है। अब इसके बाद आ जाते हैं सेकंड पे, कौन सी डिजीज है, वो है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि जिसको हम उर्दू में कब्ज कहते हैं। अब ये क्या है? ये एक ऐसी कैफियत है जिसमें फुजला या पखाना बाकायदा वक्त से जिस्म से खारिज नहीं होता। अब फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि इसमें कॉन्स्टिपेशन इस वक्त होती है जब फुजला बाकायदा तौर पर जिस्म से बाहर नहीं निकल पाता। अब इसमें क्या होता है कि इसकी वजह यह है कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, और फुजला अंदर ही अंदर जो है वो सख्त हो जाता है, और सख्त होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाता। इसके हम साइंस और सिम्टम्स जो है अगर हम उसकी बात करते हैं तो क्या होता है कि पखाने के गैर मामूली या मुश्किल अखराज, यानी कि वही बात है कि पखाना जो है ना वो काफी देर से खारिज नहीं हो रहा होता, एक हफ्ते में 3 बार से भी कम, ठीक है। और उसके बाद जो है सख्त हो जाता है, खुश्क पखाना हो जाता है या खुजरा हो जाता है, और क्योंकि वाटर जो है वो उससे बिल्कुल रिमूव हो चुका होता है, वो बहुत हार्ड या बहुत सख्त जो है ना वो उसकी फॉर्म में आ जाता है। और उसके बाद कह रहा है कि पेट में तकलीफ जाहिर है, पेट में तकलीफ होगी तो हमारे जो इंटेस्टाइन है वो बार बार जो है वो आंतों में ज्यादा देर तक रुक जाता है, तो उसका पानी जो है वो जज़ब हो जाता है और वो ज्यादा सख्त हो जाता है, और इस वजह से पेट का फूलना, वो गैस वगैरह भी निकलती है, फिर उसकी वजह से पेट का फूलना हो जाता है। और इसके हम अगर हम काजिज के बारे में बात कर लें, इसबाब के बारे में बात कर लें, तो क्या होता है कि स्टूडेंट इसमें खुराक में फाइबर की कमी। अब फाइबर क्या होता है? मैं फाइबर के बारे में अगर आपको बताऊं तो फाइबर स्टूडेंट दरअसल पौधों में पाया जाने वाला एक खास कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारे हाजमे के एंजाइम जो है वो उन्हें तोड़ नहीं सकते, और ये जैसे ही हम खाते हैं वैसे के वैसे ही विदाउट एनी डाइजेस्ट, यानी कि हजम होने के बगैर ये बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें सब्जियां वगैरह होती हैं। ये इसका फायदा क्या है? फाइबर की कमी की वजह से कब्ज हो जाती है। फाइबर क्या करता है? फाइबर की वजह से जो है ना वो ये वाटर भी लेता है, वाटर लेने से ये फूल जाता है, फूलने से इसका साइज बड़ा हो जाता है। जब साइज इसका बड़ा हो जाता है तो ये स्टूडेंट इजीली सॉफ्ट मटेरियल होता है और इजीली रिमूव हो जाता है बॉडी से। लेकिन अगर फाइबर की कमी हो जाए तो उसकी वजह से भी कब्ज हो सकती है। तो ये सब बन सकता है कि इसकी कमी है। उसके बाद वाटर की कमी, अगर पानी नहीं पी रहे हैं हम और वो ज्यादा सॉलिड मटेरियल होगा उसकी वजह से भी कब्ज हो जाती है। या फिर जिस्मानी सरगर्मी की कमी। अब स्टूडेंट कोई बंदा कोई एक्टिविटी को कर ही नहीं रहा, जैसे हम ऑफिस वर्क कर रहा है और वो कोई बुजुर्ग है तो वो चल फिर नहीं रहा। अब चलने फिरने से या एक्टिविटी करने से क्या होता है कि हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी मूवमेंट होती रहती है। इंटेस्टाइन की मूवमेंट की वजह से वो जो हमारा फुजला है वो थोड़ा थोड़ा करके उसकी लैक्टेशन कंट्रैक्शन जब हमारी इंटेस्टाइन की सिर्फ इंटेस्टाइन की जो लैक्टेशन कॉन्ट्रैक्शन होती है जब हो रही होती है तो उसकी वजह से फुजला जो है ना वो आगे मूव कर रहा होता है। लेकिन जब हम कोई काम ही नहीं कर रहे, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके बाद अद्वयात का इस्तेमाल करना, जैसे दर्द कम करने वाली अद्वयात, मसलन आयरन या उसकी जो दिक्कत बीमारियों की वजह से जब जो हम अपनी टैबलेट यूज करते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे पास कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कि इसको हम ट्रीटमेंट कैसे करें, यानी कि इसका इलाज कैसे करें? तो फाइबर का ज्यादा इस्तेमाल करें। जाहिर है वो मैंने आपको जो पहले इसकी रीजन बता दी, तो फाइबर जो है वो ऐसा मटेरियल है जो यानी कि अपने सराउंडिंग से वाटर को अब्जॉर्ब करता है, सॉफ्ट मटेरियल बन जाता है और इजीली बॉडी से बाहर निकल जाता है। और कसरत से पानी पीना, पानी जब कसरत से पियेंगे तो वो थोड़ा सा हमारे पास जो सॉलिड मटेरियल नहीं बनेगा और वो बॉडी से इजीली रिमूव होगा। बाकायदा वर्जिश आपने करनी है ताकि आपके इंटेस्टाइन को मूवमेंट मिलती रहे, और जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से हमारा जो मटेरियल है वो बॉडी से बाहर की जानब जो है वो निकलने में आसानी हो। और कब्ज का अद्वयात का इस्तेमाल करें, जो एंटी कॉन्स्टिपेशन ड्रग्स है उसका यूज किया जाए। और उसके बाद अगर हम इसको प्रिवेंशन की बात करें कि कब्ज हो ही ना, इससे पहले पहले हमें कौन सी बचाव के लिए जो है वो हमें एक्टिविटीज करनी चाहिए, उसमें कह रहा है कि फाइबर से भरपूर गज़ा खाना, यानी कि फाइबर अगर बॉडी में हो तो फाइबर वही बात है कि सॉफ्ट मटेरियल होता है, वाटर जो है वो बॉडी से इजीली रिमूव हो जाता है। और कसरत से आपने फ्लूइड जो है वो ज्यादा पीना है और पानी ज्यादा पीना है। ये तो हो गया इसकी प्रिवेंशन। अब स्टूडेंट इसमें भी जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन यही बन सकता है कि आपने कॉन्स्टिपेशन की चंद इलामात लिखे। ये इलामतें जो है ना वो सभी की आपने बहुत अच्छे से लाजमी याद करना है, ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं अल्सर की। तो अल्सर क्या होता है? अल्सर में हम अगर अल्सर को देखें तो ये भी जो है वो एक हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की एक डिजीज है। इसमें ये होता है कि हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल स्टूडेंट कौन सी थी हम ऊपर पढ़ के आए थे। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली वो वाली लंबी नाली थी जिसमें जो है वो जो मुंह से शुरू हो रही थी और हमारे पास एनस तक जाती थी, एनस पे जाके एंड होती थी, यानी कि जहां से हम खुराक खाते हैं जहां से निकलती है ये सारी की सारी एक नालीनुमा जो बेंड हुई होती है, इस सारी को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब इसकी दीवारों में होने वाले जख्म पेप्टिक अल्सर कहलाते हैं। अब स्टूडेंट्स अल्सर जो है वो दरअसल एलिमेंट्री कैनाल की दीवारों पर जो है वो जख्म हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि मैदे के अंदर जो तेजाब होता है, जो HCl है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए हैं, उसमें ये क्या करता है, ये तेजाब जब हिफाजती तय जो होती है, म्यूकस होती है, उसको कमजोर कर देता है। जब वो तय कमजोर हो जाती है तो मैदे की जो दीवार है वो नंगी हो जाती है और उसको उस पर जब तेजाब लगता है तो जख्म बनना शुरू हो जाता है।
तो ये इस वजह से जो है वो जख्म बन जाता है। कहाँ पर जख्म बनता है? एलिमेंट्री कैनाल की दीवारों में। अल्सर आमतौर पर मैदे की दीवारों में पैदा होता है और इसे गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है। अल्सर तो जो वो है वो जो एलिमेंट्री कैनाल की दीवारों पर होने वाला जख्म उसको कहते हैं अल्सर, और क्योंकि ये मैदे की दीवार में हो रहा है और इसलिए इसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। बेसिकली जो गैस्ट्रिक है वो टर्म यूज होती है मैदे के लिए। और ताहम अल्सर ड्यूडिनम और या एसोफिगस में भी पैदा हो सकते हैं। अगर वो ड्यूडिनम जो है वो जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही थी उस वाले पहले पहले पार्ट को हमने ड्यूडिनम का नाम दिया था, और अगर वहां पर कोई जख्म हो जाए तो तब हम उसे ड्यूडिनम अल्सर कहेंगे। और यहाँ पे जो एसोफिगस जो कि यहाँ से हमारे मुंह से जैसे ही वो बोलस पता जा रही थी नीचे, जहाँ से वो एसोफिगस में अभी स्टार्ट होती है, वो ये सारी की सारी लंबी नाली जो है वो मेरे तक आने से पहले पहले वो सारी की सारी नाली को हमने नाम दिया था एसोफिगस। अगर वहां पर किसी किस्म का कोई हमारे पास अल्सर हो जाता है तो उसको हम एसोफेगस अल्सर कहते हैं। फिर मैं आपको अगर जाके डायग्राम के थ्रू इसको विजुअलाइज करवाने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसकी अल्सर की कौन सी साइंस और सिम्टम्स हैं। इसमें कह रहा है कि पेट में जलन और दर्द, तुरंत सब पेट में जलन और दर्द होगी क्योंकि जख्म हुआ उसकी वजह से। और उसके बाद कह रहा है कि उगालने के बाद सलाइवा का तेजी से मुंह में आ जाना। अब सुनिए इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली एक कुदरती जो है वो हिफाजती रद्द अमल है। जिसम ये समझता है कि तेजाब या खाना जो है वो वापस आ रहा है क्योंकि वो वहां पे दर्द हो रही है जख्म की वजह से, जो कि अल्सर की वजह से जख्म है हमारे पेट के अंदर या हमारी जो एसोफेगस नाली है उसके अंदर या फिर हमारे ड्यूडिनम के अंदर, और जो जख्म है उसकी वजह से जो है ना वो हमें दर्द रहता है। और दर्द होने की वजह से जो एक फालसी जो नेचुरली हमारा प्रोटेक्टिव सिस्टम है, फालसी रद्दमल है, वो बॉडी का ये है जो क्या करता है कि सलाइवा का तेजी से मुंह में आ जाना। अब इसका तो मतलब अच्छे से समझिएगा कि जिसम ये समझता है कि तेजाब या खाना जो है वो वापस आ रहा है, तो जो मैदा है और गला है उसको नुकसान से जो बचाने के लिए हमारा जो मुंह है वो तेजी से जो है वो सलाइवा खारिज करता है। सलाइवा का बेसिकली सलाइवा क्या करता है, ये हमारा जो चूंकि मैदे के अंदर तेजाब है, जब खाना वापस आएगा तो तेजाब वापस मुंह की तरफ आएगा, तो मैदा जो हमारा मुंह है वो तेजी से सलाइवा पैदा करता है। सलाइवा जो है ना वो हमारे तेजाब को कमजोर करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है। और वो मुंह जल्दी जल्दी अपने गले को और एसोफेगस को बचाने के लिए ना जल्दी जल्दी सलाइवा खारिज करता है, ताकि अगर वो न्यूट्रलाइज जो हमारा तेजाब है वो अगर मुंह में आ भी जाता है या हमारे एसोफेगस में आ भी जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके और उसको हमारे मुंह में या गले को बचाने के लिए ताकि इधर कोई ना कोई जो है नुकसान से बचाया जा सके, और नाली को तेजाब से पिलाने से बचाता है। और इसके बाद कह रहा है कि भूख में कमी जाहिर है, वहां पर इंफेक्शन सॉरी वहां पर जख्म है और जो पेशेंट है वो कोई भी चीज खाता है तो उसको पेन होती है, दर्द होती है, और इस डर की वजह से वो कुछ चीज खाता भी नहीं है और इस वजह से उसकी भूख भी जो है वो खत्म हो जाती है, भूख भी नहीं लगती। फिर उसके बाद जाहिर है कुछ चीज खा नहीं रहा तो वजन में कमी हो जाएगी, हमारे जो फैट्स हैं वहां से बॉडी न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले रही है, वहां से एनर्जी वगैरह गेन कर रही है और उसकी वजह से फैट्स भी कम होते जा रहे हैं और उसकी वजह से वजन में कमी हो जाती है और उसकी वजह से खून की उल्टी। जाहिर है जख्म है हमारी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, अब वहां से जो जख्म है अगर वो ज्यादा जख्म बढ़ जाता है तो उसकी वजह से ब्लडी जो है वो होना शुरू हो जाता है। जब ब्लड निकलेगा तो वो खून की उल्टी आने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। इसके बाद इसके अगर हम काजिज के बारे में बात कर लेंगे, इसके असबाब क्या है, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है, इस वजह से एक इन्फेक्शन होता है। अब जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया ये मैदे की दीवार को नुकसान पहुंचाता है जिस वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। और गैर स्टीराइडल सोजिश कश अदवायात यानी कि एनसेड नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स अगर हम लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें तो भी उस वजह से अल्सर हो जाता है। अब ये कैसे जो है वो नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये हमारे जो मैदे की हिफाजती तय होती है, जो ग्लूकोज होता है जो प्रोटेक्ट कर रहा होता है हमारे मैदे को, अब उसको ये डैमेज करता है। ये जो एनसेड ड्रग्स हैं ये उसको मैनेज करती है। पीछे इसका बेसिकली मैकेनिज्म अगर हम देखें ना तो उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह के, बस आप इतना ही याद रखें कि यहाँ पर ये जो है ना उसको हमारे जो म्यूकस है उसको कम करता है। तो ये कैसे करता है ये आपको अभी जरूरत नहीं है बताने की। इसके बाद कह रहा है कि शराब का ज्यादा इस्तेमाल, तंबाकूनोशी, ये चीजें ऐसी हैं जो क्या करती हैं, ये भी हमारे पास एक तो म्यूकस की जो मैदे की हिफाजत है म्यूकस उसको कमजोर करती हैं। सेकंड तो ये तेजाब जो है वो उसको भी ज्यादा कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे पास अल्सर हो सकता है, तो ये भी इसका सबब है। अगरचा और उसके बाद कह रहा है कि तनाव या दबाव जहनी जो है वो भी अगरचा बराह रास्त नहीं कर सकता लेकिन ये भी इलामात को बिगाड़ सकता है, ये भी आपने देखेंगे। और उसके बाद कह रहा है कि इसकी कौन सी ट्रीटमेंट है, अगर हमारे पास अल्सर हो जाए तो उसके मतलब मुकाबले आपने कौन सा उसको ट्रीटमेंट देनी है पेशेंट को। तो एक तो यह है कि एच पाइलोरी जो हमारे पास हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया है उसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसको एंटीबायोटिक्स देंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स जो है वो जो एसिड है वो हम देंगे ताकि जो एसिड है बेसिकली जो तेजाब है उसको न्यूट्रलाइज कर जाए। मतलब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड देंगे। यहाँ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नामी एडवायात देंगे। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी कि हमारे पास HCl को रिड्यूस ही ना हो, प्रोटॉन पंप जहाँ से प्रोटॉन जो है वो हमारी मैदे में आने के लिए निकल रहा होता है उसको हम इनहिबिट कर देते हैं कि प्रोटॉन नॉन प्रोटॉन निकले, ना ही हमारे पास HCl पैदा हो या HCl प्रोड्यूस हो। HCl को प्रोड्यूस ही ना होने दिया जाए उसके लिए हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं। अगर HCl बन चुका है और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटीसिड देते हैं। तो ये इस तरह करके हम इसका इलाज करते हैं। और हमारे पास अल्सर हो ही ना उसकी कुछ हिफाजती तदाबीर हैं जो उसके लिए हम जो है ना वो प्रिवेंशन करते हैं। उसमें क्या क्या करते हैं हम, एक तो ये करते हैं कि दर्द कम करने वाली अद्वियात दी जाए ताकि अगर वो जख्म हुए हैं तो उस वजह से दर्द ना हो पेशेंट को। और उसके बाद जो है ना वो मिर्चों वाले खानों से परहेज करना, मुतवाज़िन ग़िज़ा खाना जिसमें फाइबर वगैरह हो, वो सारी मेडिसिन आपने
सॉरी आपने वो गुजरात खाने हैं। अगर हम इसको मैंने आपके लिए एक टेबल बनाया फ्रेंड्स, इसमें यह है कि आपको थोड़ा सा ना मैंने डिफरेंशिएट करके चीज़ों को दिखाया कि ये आपने देखना है कि साल में क्या होता है कि हमारे पास पखाना आता है पानी की वजह से, और कब्ज में क्या होता है कि कब्ज में हमारे पास जो है ना कितने कितने दिन तक हमारा फुटला जो है ना वो निकलते नहीं है, और उसके बाद जो है ना वो अल्सर अल्सर है तो अल्सर में क्या होता है कि मेरी दीवारों पर खत्म हो जाता है, और ये आपको इलामात दिखाई गई हैं। और उसके बाद जो है ना वो क्या कि ये क्या क्या इसके असबाब हैं वो आपने देखे हैं, और उसके बाद उसकी बीमारी और उसका बचाव क्या क्या है वो आपने इसको देख लेना है। इसमें ये यहाँ तक आज हमारा टॉपिक था। इसके बाद मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक हमारा चैप्टर भी एंड हो गया। अब आपने बहुत अच्छे से इसको बार बार सुनना है, लेक्चर बार बार सुनने हैं, और इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये पूरा चैप्टर आपने कवर करने के बाद अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नेक्स्ट चैप्टर का होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपको रिस्पॉन्स दिया जाए। तो फ्रेंड्स ये चैनल को आपने खुद भी सब्सक्राइब करना है, अपने क्लास को भी लाजमी आपने शेयर करना है, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना वो यहाँ से बेनिफिट हासिल कर सकें। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। बाकी अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।